नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल गेटवे ऑफ सक्सेस करियर लॉन्चर में। एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम लोग क्लास शुरू करते हैं। थोड़ी सी छुट्टी वगैरह, होली, रेस्ट कुछ व्यस्तता, इस वजह से कुछ दिन क्या 4-5 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था चैनल में, लेकिन अब लगातार फिर से सारे विषय के रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आपको ज़रूर मिलेंगे। 12th इंग्लिश का ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले हम लोग क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 7 तक हम लोगों ने बेसिक इंग्लिश से छोटी छोटी बातों को सीखा है, और उसमें मैंने एक्सिलरी वर्ब करके एक टॉपिक शुरू करवाया। और एक्सिलरी वर्ब में हम लोगों ने एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, एक्सिलरी वर्ब की संख्याएं कितनी होती है, एक्सिलरी वर्ब के प्रकार क्या होते हैं, सारे विषयों पर चर्चा किया। और उसके बाद मैंने आपको एक एक्सिलरी वर्ब पढ़ाया भी, जिस एक्सिलरी वर्ब का नाम था बी एक्सिलरी वर्ब। ठीक है, बी एक्सिलरी वर्ब पे चर्चा करने के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो बेटा क्या है, डू एक्सिलरी वर्ब है ना, कि डू एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि डू एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डू एक्सिलरी वर्ब को समझते हैं। तो चूंकि क्लियर है कि जो डू एक्सिलरी वर्ब है वो भी एक एक्सिलरी वर्ब का प्रकार है, और आप जानते हैं कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, उसी में आता है डू, डज, डिड, है ना। तो पहले तो ये देखते हैं कि ये डू से डू, डज, डिड कैसे बनता है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमको डू का वर्ब फॉर्म समझना पड़ेगा। किसी भी वर्ब को आपको समझना है तो उसके वर्ब फॉर्म को आप समझिए, बहुत अच्छी तरह से उस वर्ब फॉर्म को आप समझ जाइएगा। तो वर्ब फॉर्म ऑफ डू है ना, वर्ब फॉर्म ऑफ डू। तो डू का वर्ब फॉर्म पहले हम लोग देखते हैं। तो जो डू का वर्ब फॉर्म होगा, बाकी सब वर्ब की तरह इसके पास भी जो है ना, वो वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5 ऐसे करके 5 है। तो उसमें से जो ये बेटा अपना डू है वो आपका वर्ब 1 हो गया, और डू के बाद दूसरा जो वर्ब है वो क्या है, आपका डिड है, और डिड के बाद तीसरा क्या है, V3 है, डन। और आप जानते हैं कि वर्ब 1 में यदि ing जोड़ देंगे तो क्या बन जाता है, वर्ब 4 बन जाता है डूइंग, और वर्ब 1 में es या s जोड़ देंगे तो बन जाएगा वर्ब 5 डज। तो ये आपको जो यहां पर देखने को मिल रहा है वो आपके क्या हो गए बेटा, तो वो आपके हो गए वर्ब के टाइप्स। ठीक है, चलिए एक बार मैं इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। तो ये हो गए आपके वर्ब के टाइप्स, डू वर्ब के वर्ब फॉर्म, डू, डिड, डन, डूइंग, डज। अब थोड़ा सा हम और यदि आगे बढ़ें तो हमारा अभी काम यही है कि यहाँ पे जितने भी वर्ब फॉर्म आपको दिख रहे हैं डू के, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, और एक्सिलरी वर्ब के रूप में आकर ये क्या करता है, इन सारी विषयों पे हम लोग एक एक करके बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा वर्ब के बारे में एक दो और चीजें जाननी जरूरी है। जैसे मैं बहुत पहले ही आपको समझा चुका हूं कि वर्ब फॉर्म पे जो V1 होता है बेटा, ये V1 जो है ना, यदि हम लोग टाइम की बात करते हैं तो ये बेटा आपका प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। यदि V1 को हम लोग टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। और ठीक इसी तरह से V5 भी जो है ना बेटा, वो भी किस टाइम को दर्शाता है, तो वो भी आपका प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है। तो V1 और V5 ये दोनों प्रेजेंट टाइम को दर्शाएंगे। उसके अलावा जो V2 है ना बेटा, ये आपको दर्शाता है किस चीज को, पास्ट टाइम को दर्शाता है, जो आपका V2 हो गया। अब इस चीज को समझने के बाद आप तुरंत बड़े आसानी से समझ जाएंगे, अच्छा सर V1 और V5 ये दोनों प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, V1 और V5 दोनों प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, अर्थात जो बेटा आपका डू हो गया वो किस टाइम की क्रिया हो गया, प्रेजेंट टाइम की, और बाकी जो डज हो गया वो भी आपकी किस टाइम की क्रिया हो गया, प्रेजेंट टाइम की। बाकी यदि आप अपने वर्ब 2 को देखेंगे तो वर्ब 2 पे आपको क्या दिख रहा है, डिड दिख रहा है। तो आप बड़े आसानी से कह सकते हैं कि सर जो आपका डिड जो है ना वो किस टाइम की क्रिया हो गई, वो आपका क्रिया हो गया पास्ट टाइम की। तो यहां से हम लोग वर्ब फॉर्म की सहायता से डू, डज, डिड इस तीनों क्रियाओं के टाइम को पहचान लिए कि अच्छा भाई हमें डू यूज करना है, डज यूज करना है तो प्रेजेंट टाइम में ही करना है, और डिड यूज करना है तो पास्ट टाइम में ही करना है।
थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ेंगे और कुछ और नई जानकारी को यदि देखेंगे तो ये वर्ब फॉर्म हमें बहुत सारी जानकारियां देता है। जैसे यदि वर्ब 1 के बारे में बात करें तो वर्ब 1 पे आने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो प्लूरल होती हैं, और वर्ब 5 पे जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सिंगुलर होती हैं, ठीक है। और बाकी जो वर्ब 2 है वो सिंगुलर और प्लस प्लूरल का कॉम्बिनेशन होता है। यदि वर्ब 5 पे कोई 2 क्रियाएं आ जाए, जैसे कि आपने बी वर्ब में देखा था कि वर्ब 2 पे 2 क्रियाएं आ गई, क्या, वॉज और वेयर, तो उसमें से हम लोग डिसाइड कर लेते थे यूज के अकॉर्डिंग कि जैसे वॉज सिंगुलर है, वेयर प्लूरल है। लेकिन यदि एक ही क्रिया आई, जैसे कि अभी आप यहां पे देखेंगे कि वर्ब 2 पे बस एक ही क्रिया आया है, वो क्या है, डिड, तो यहां से आप पता लगाएंगे कि डिड ही सिंगुलर है और डिड ही प्लूरल है। अच्छा, तो वर्ब फॉर्म से आपने एक और नई चीज जाना कि वर्ब 1 पे आने वाली क्रियाएं प्लूरल, वर्ब 5 पे आने वाली क्रियाएं सिंगुलर, वर्ब 2 पे आने वाली क्रियाएं सिंगुलर प्लूरल का कॉम्बिनेशन होता है। अब इससे थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो एक और चीज को बड़ा गहराई से समझेंगे कि जो डू है वो वर्ब 1 पे है, मतलब डू कैसी क्रिया है, प्लूरल क्रिया है। बाकी डज जो है वो V5 पे है, तो डज कैसी क्रिया है, सिंगुलर क्रिया है। और बाकी जो V2 पे है वो क्या है, डिड है, तो डिड जो है एक ऐसी क्रिया है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। अच्छा चलिए, अब क्रिया तो जान लिए, तो क्रिया जान लिए, तो अब और क्या जानना है हमें, तो क्रिया के साथ हम लोग और जानेंगे किस चीज को, सब्जेक्ट को, ठीक है। अब सब्जेक्ट के भी 2 प्रकार होते हैं, एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट में बेटा यदि हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो, और सिंगुलर सब्जेक्ट में ही यदि हम प्रोनाउन सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्रोनाउन में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ही मिलेगा, शी मिलेगा, इट मिलेगा, और क्या मिलेगा, एनी सिंगुलर नेम, कोई भी सिंगुलर नाम मिल जाएगा आपको। और यही यदि आप प्रोनाउन के प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट में आपको क्या मिल गया, वी मिल गया, यू मिल गया, दे मिल गया, और एनी प्लूरल नेम, और कोई भी प्लूरल नेम को हम लोग रख लेते हैं। अच्छा, अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि इसमें मैंने आई को नहीं रखा है, ठीक है। मैं आई को सिंगुलर और प्लूरल एक टाइप में बांट के नहीं चलूंगा। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आई तो सिंगुलर है लेकिन वो प्लूरल की तरह भी रिएक्ट कर सकता है, तो इसीलिए मैं आई को अलग से रख देता हूं। अब आप जितनी चीज पढ़े हैं उस अकॉर्डिंग आप चलिए थ्योरी बनाइए और समझिए। क्या समझे भाई, डू एक्सिलरी वर्ब का वर्ब फॉर्म क्या होता है, वर्ब 1 डू होता है, वर्ब 2 डिड होता है, वर्ब 3 डन होता है, वर्ब 4 डूइंग होता है, वर्ब 5 डज होता है। तो अब थोड़ा इससे आगे बढ़े तो आपने क्या देखा कि वर्ब 1 प्रेजेंट टाइम में दर्शाता है, वर्ब 5 प्रेजेंट टाइम को दर्शाता है, वर्ब 2 पास्ट टाइम को दर्शाता है। प्रेजेंट टाइम में डू आ गया, प्रेजेंट टाइम में डज आ गया, और पास्ट टाइम में डिड आ गया। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो क्या देखे कि डू प्लूरल है, और उसके बाद डज सिंगुलर है, और डिड सिंगुलर प्लूरल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन पास्ट टाइम में। अब सब्जेक्ट पे आए तो सब्जेक्ट में हमने क्या देखा कि यदि प्रेजेंट टाइम में आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, अर्थात ही, सी, इट रहेगा, तो प्रेजेंट टाइम में आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सहायक क्रिया लगाइएगा, और वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, डज कर सकते हैं। उसी तरह से आप यहां से देखिए कि यदि प्रेजेंट टाइम में आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहा, अर्थात वी, यू, दे रहा, तो प्रेजेंट टाइम में प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आप क्या यूज कर सकते हैं, डू यूज कर सकते हैं। यदि पास्ट टाइम की हम बात करें और पास्ट टाइम में डू वर्ब को यूज करना है तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट, मतलब ही, सी, इट, वी, यू, दे, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, डिड को यूज करने वाले हैं। अच्छा, इससे भी बड़ी चीज एक और कि सर आई का क्या करेंगे, तो प्रेजेंट टाइम में आई के साथ लगेगा डू, और पास्ट टाइम में आई के साथ क्या लगने वाला है, डिड। इस चीज को समझ लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में आई के साथ लगेगा डू, और आपको पास्ट टाइम आई के साथ लगेगा डिड। तो ये तो आपको यूज करने आ गया कि चलिए सर अब हम लोग समझ गए कि भाई डू, डज, डिड का यूज करेंगे, लेकिन यूज करते क्यों है इस चीज को जरा समझते हैं हम। आखिर डू, डज, डिड के यूज होता क्यों है इस चीज को समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो कि क्या हुआ कि तुमने गेहूं की खेती की और बड़े ठंडे में तुमने उसकी बुआई की,
फिर उसकी तुमने सिंचाई की, सिंचाई करने के बाद फिर कुछ दिन आया तो फिर तुमने फसल की कटाई की, और फसल की कटाई करने के बाद फिर तुम्हारा गेहूं जब घर पे गया तो मम्मी ने उसकी धुआई की, और फिर तुमने गेहूं ले जाके मिल में क्या की, पिसाई की। इतना सब करने के बाद आपको अंततः फाइनली घर में गरम गरम रोटियां मिली। तो इतने दिनों से आप गेहूं पे जो काम कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि आपको रोटी खाना है। तो ये बेटा आगे ये इतने सारे जो मैंने तुम्हें स्लाइड्स पढ़ा दिए कि भाई देखो डू का वर्ब फॉर्म ये होता है ना, वर्ब 1 ये इस टाइम को दर्शाता है, वर्ब 5 इस टाइम को, उसके बाद कौन सा डू सिंगुलर है कि प्लूरल है, डज सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके बाद किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया यूज होगी, ये सारा पढ़ा दिए। तो उसी तरह से ये क्यों पढ़ाए? अब इस चीज को समझो कि आखिर डू डज डिड को क्यों पढ़ाया गया। तो जरा ध्यान देंगे और समझेंगे। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैंने एक सेंटेंस लिखा, और यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, तो बोलेंगे सर ये सेंटेंस का पॉजिटिव टाइप है, सकारात्मक प्रकार है। यदि इसी चीज को मैं इस तरह से लिखूं, एम आई अ टीचर, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये सेंटेंस का कौन सा प्रकार है, तो आपने कहा सर ये सेंटेंस का इंटेरोगेटिव टाइप है, इंट्रोगेटिव प्रकार है। और उसी तरह से मैं एक इस तरह से सेंटेंस लिखूं, आई एम नॉट अ टीचर, और फिर मैं फुल स्टॉप लगा दूं और मैं पूछूं कि बेटा ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो आपने कहा सर ये वाला तो पक्का निगेटिव सेंटेंस है। अब जरा समझे, बोले सर अभी तो आप डूडल्स पढ़ा रहे थे, इधर कहां निकल गए, जरा सब्र करो, ध्यान दो। यहां पर आपने बड़े ध्यान से देखा कि सर आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, और ये जो एम है वो आपका क्या है, एक्सिलरी वर्ब है। और यदि जो बच्चा बड़े ध्यान से समझ रहा होगा उसने देखा कि सर यदि पॉजिटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, बस उसके एक्सिलरी वर्ब को वाक्य के शुरू में लिख देना है। और यदि किसी पॉजिटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, उसके एक्सिलरी वर्ब का जस्ट बाद क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है। तो यहां से तो हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लिए। अब तुम इसी सेंटेंस को देखो, मैंने कहा कि सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, और तुमसे फिर मैंने पूछा कि सर ये वाला कौन सा है, तो तुमने फटाक से बोला सर ये वाला तो पॉजिटिव है। और सी कुक्स फूड में सी अपना क्या है, सब्जेक्ट है, कुक्स जो है वो अपना क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया है। अब तुमसे मैंने कहा कि सर चलो इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, तो अभी तुमने सीखा कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के तुरंत पहले एक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं, और नेगेटिव बनाने के लिए एक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद नोट लगाते हैं। और तुम इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखो तो इस सेंटेंस में तुम्हारे पास तो एक्सिलरी वर्ब है ही नहीं। अब बचा माथा ठनका, सर अब क्या होगा, है ना बेटा। इसी दिन रात के लिए अंग्रेजी ग्रामर में जो है ना वो कौन सी क्रियाएं बनाई गई है, डू डज डिड बनाई गई है। डू डज डिड का मुख्य प्रयोग यही है, डू डज डिड का मुख्य प्रयोग यही है कि कोई भी ऐसा सेंटेंस हो, पूरे इंग्लिश ग्रामर का कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जिस सेंटेंस के पास उसकी एक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो यदि उस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव और निगेटिव तुम्हें बनाना है तो उसमें आवश्यकता अनुसार डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। अब बोले सर आवश्यकता अनुसार कैसे, तो अभी तो बेटा अभी तो तुमको मैंने समझा दिया ना कि डू डज प्रेजेंट टाइम के लिए, वो डिड प्रेजेंट पास्ट टाइम के लिए। तो तुम इस सेंटेंस को देख के पता करो कि ये प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस है कि पास्ट टाइम का। तो सी कुक्स फूड, अब इसकी हिंदी मत निकालने लगला कि वह खाना पकाती है, ती है तो प्रेजेंट टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा देखो कि सर कुक्स है, कुक्स क्रिया का कौन सा रूप है, पांचवा रूप है, और क्रिया का पांचवा रूप तो आपने 5 बार बता दिया कि सर ये कौन से टाइम में आएगा, ये प्रेजेंट टाइम में आएगा। तो सर ये अपना प्रेजेंट टाइम का हो गया। तो प्रेजेंट टाइम हो गया, तो अब अप्लाई क्या करोगे,
बोलो अप्लाई क्या करोगे, डू की डज की डिड? तो सर दो ही अप्लाई हो सकते हैं, या तो डू या डज। तो अच्छा मैं पूछा कि डू या डज में से कौन सा अप्लाई होगा? तो सर अभी कुछ देर पहले आपने समझाया था कि सर यदि अपने सिंगुलर सब्जेक्ट रहेंगे, ही सी इट रहेंगे तो उसके साथ डज लगाएंगे, और वी यू दे रहेंगे तो उसके साथ डू लगाएंगे, और यदि आई रहेगा तो प्रेजेंट टाइम में डू लगेगा। तो अब जरा देखो कि यहां पर क्या है, तो सी है, तो सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज लगेगा। तो तुम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हो, बस ऑक्सिलरी वर्ब को वाक्य के शुरू में लिख दे रहे हो, उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या लिखोगे, कुक, उसके बाद लिखोगे फूड, अंत में लगाओगे क्वेश्चन मार्क, बन गया तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर यहां पे तो कुक्स था, यहां कुक क्यों हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? तो किसी एक लड़के का दो पापा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसी तरह ये डज जो है ये क्रिया का पांचवा रूप है, और यहां पे कुक्स भी क्रिया का पांचवा रूप है। तो क्या एक ही सेंटेंस में दो बार वर्ब 5 यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो क्या किया तुम कि कुक यूज कर लिए, अब कुक वर्ब 1 हो गया और डज जो हो गया वो वर्ब 5 हो गया। और इसी सेंटेंस को यदि तुम्हें क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो मैंने क्या बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद तुम्हें नोट लगा देना है। तो सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड बन गया सर। तो सारे बच्चे यहां पे समझ पाए हैं कि वैसे सेंटेंस, जिन सेंटेंस के पास उसकी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहती है, उन सेंटेंस का यदि इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाना है तो हम लोग उसमें आवश्यकता अनुसार डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेंगे, एग्जाम्पल मैंने लिया, यू केम लेट, तुम लेट आते थे, यू केम लेट। अब यहां पे यू जो है वो अपना सब्जेक्ट है, केम जो है वो प्रिंसिपल वर्ब है, और मैंने इसका इंट्रोगेटिव बनाने को कहा तो आपको पता नहीं सर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तब केम को देखेंगे, सर केम तो वर्ब 2 है, और अभी तक तो पता लग गया है कि वर्ब 2 पे आने वाली क्रियाएं जो होती है वो किस टाइम के लिए होती है, तो सर पास्ट टाइम के लिए होती है। अब तो पता लग गया सर इसका तो हमको इंट्रोगेटिव बनाने में डिड लगेगा। इंट्रोगेटिव बनाते कैसे हैं, तो सब्जेक्ट के पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगा देना है, डिड यू कम लेट, फिर केम नहीं होगा क्योंकि केम वर्ब 2 है, ऑलरेडी यहां पर डिड वर्ब 2 आ गया है, तो डिड यू केम लेट क्वेश्चन मार्क। और इसी का यदि आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या लिखोगे, यू डिड नॉट कम लेट फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये डू डज डिड का एक यूज आपको हो गया कि डू डज डिड का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि वैसे सेंटेंस में करते हैं जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है, और उन सेंटेंस का यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना होता है तो वहां पे आप लोग आवश्यकता अनुसार डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो अब बहुत सारे बच्चे देखे कि सर यहां पर डू डज डिड का यूज तो या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है, नहीं तो नेगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। तो क्या डू डज डिड का जो यूज है वो पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा? बेटा अंग्रेजी ग्रामर में कुछ भी फिक्स मान के नहीं चलना है कि सर ये वाला नहीं होगा, सब होगा, है ना। अंग्रेजी ग्रामर में सब कुछ होने वाला है और होगा ही होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो कि अंग्रेजी ग्रामर में क्या होने वाला है। तो यहां पर आपका डू डज डिड है ना, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस में भी आएगा, लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में आएगा तो क्या करेगा, तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, मैंने कहा कि यू डू कम लेट, और यहां पर मैंने एक और सेंटेंस लिखा, यू कम लेट। अब ये दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है पता है? जब मैं यू कम लेट कह रहा हूं तो तुम लेट आते हो, यह सेंटेंस कैसा है, तो साधारण सेंटेंस है, यह सिंपल सेंटेंस है। लेकिन मैंने कहा यू डू कम लेट, तुम लेट आते ही हो, यह सेंटेंस जो है वह कैसा सेंटेंस है, जोरदार सेंटेंस है, एम्फैटिक सेंटेंस है। तो यदि किसी सेंटेंस को जोरदार तरीके से बोलना होगा तो उस सेंटेंस का यदि प्रकार पॉजिटिव भी है, फिर भी उस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार डू डज डिड का प्रयोग कर लो, और डू डज डिड का प्रयोग करोगे तो सेंटेंस जोरदार बन जाएगा। जैसे कि मान लो कि मैंने कहा कि एक और सेंटेंस ले लेते हैं, हमने कहा कि ही रीड्स एट होम, ही रीड्स एट होम, वो घर पर पढ़ता है, ही रीड्स एट होम, साधारण सा सेंटेंस है। और इसी सेंटेंस को यदि जोरदार बनाओगे तो क्या होगा, ही डज रीड एट होम,
वह घर पर पढ़ता ही है। तो यहां पर ये पॉजिटिव सेंटेंस में भी आ गया। अब आपको आवश्यकता अनुसार डू डज डिड का प्रयोग करना आ ही गया है। अब छोटी से एक दो बात और डू में है, जैसे कि यहां पर आप डू को देख रहे हैं ना, तो डू का हिंदी क्या होता है? करना। ठीक है, तो ये वर्ब 1 के फॉर्म में और वर्ब 3 के फॉर्म में और वर्ब 4 के फॉर्म में किस चीज का अर्थ देता है? करना। डू एक ऐसा वर्ब है जो प्रिंसिपल वर्ब के साथ एक्सिलरी वर्ब के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए यहां पर जो वर्ब 1 है, मैंने यहां पर डू का मतलब आपको क्या समझाया? करना। डू का मतलब होता है बेटा करना। तो मैंने यदि लिखा आई डू, मतलब मैं करता हूं, और यही सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा आई एम डूइंग, मतलब मैं कर रहा हूं, और ये सेंटेंस को आई हैव डन, मतलब मैंने कर दिया। तो यहां पर यह भी याद रखिएगा कि डू का मतलब होता है करना, और यह मुख्य क्रिया के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। तो यहां पे डू का वर्ब 1, वर्ब 3 और वर्ब 4 ये दोनों तो जब भी प्रयोग होगा प्रिंसिपल वर्ब के रूप में ही प्रयोग होगा। बाकी वर्ब 1 है ये आपका एक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब दोनों के रूप में आ सकता है। तो ये था डू एक्सिलरी वर्ब का हर एक बात मैंने इसमें आपको बता दिया कि डू डज डिड का प्रयोग किसके साथ होगा, कैसे होगा, सिंगुलर कब होगा, प्लूरल कब होगा, इसका प्रयोग कहाँ होता है, सारी एक एक बातों पे मैंने चर्चा कर दिया है। इससे ज़्यादा डू वर्ब में आपको यूजेस कहीं देखने को नहीं मिलेंगे और 12th लेवल और लगभग एयरफोर्स नेवी लेवल के लिए भी काफ़ी पर्याप्त है। बाकी यदि आप एयरफोर्स नेवी और एनडीए की प्रिपरेशन पूरी डिटेल में ऑनलाइन में करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल इंग्लिश विथ अजय कात्यायन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करते हैं कि हमेशा की तरह ये भी वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा वीडियो और कहाँ से आप देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।